नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत-बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज़ राजस्थान में बहुत जल्द आने वाली हैं और उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम पुराने पेपर्स जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आरपीएससी द्वारा समय-समय पर कंडक्ट करवाए गए हैं, हम उनके प्रश्नों को लेकर कैसे उस प्रश्नों को पूछा जाता है, उन प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम के अंदर 21/7/2016 को ये क्वेश्चन पेपर जो आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, आज हम उसी क्रम के अंदर कुछ जलवायु और कुछ भूगर्भिक विज्ञान के भूगोल के जन की ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्न पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्त मित्रों का शेयर भी करें और यदि नए विजिट कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर आने वाले नए नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं जो 21/7/2016 को पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंटल जिन शैलों से निर्मित है वह है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपरी परत भूपट्टी जो बीच वाली है मेंटल और तीसरी अंतरम जिसको कोर कहते हैं। तो हमें बताना है कि जो मेंटल परत है वो कौन सी शैलों से बनी है। ऑप्शन ए एंडीडाइट, ऑप्शन बी पेरिडोटाइट, ऑप्शन सी हेलाइट या डी जिप्सम। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल पाई जाती है जिसका विस्तार 700 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, तो वहाँ पे जो शैलों से जिसका इसका निर्माण हुआ है तो वो शैलें पेरिडोटाइट के नाम से जानी जाती हैं। पेरिडोटाइट कहा जाता है जिससे मेंटल का निर्माण हुआ है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पेरिडोटाइट। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमें बताना है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए मोहरेखा स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल को पृथक करती हैं। ऑप्शन बी मोहरेखा दुर्बलता मंडल को मेंटल को पृथक करती हैं। ऑप्शन सी मेंटल एक मुलायम परत है। ऑप्शन सी दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानिए कि दुर्बलता मंडल और मेंटल एक ही है। इन दोनों को ही मेंटल को ही दुर्बलता मंडल कहा जाता है, क्योंकि मेंटल के जब हम निचले भाग में जाते हैं तो जो पी तरंगों की गति होती है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। इसी कारण इस मेंटल को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें, जो मोहरोविकिक जो एस बनता पाई जाती हैं वो स्थल मंडल बल्कि भूपर्पट्टी और दुर्बलता मंडल को पृथक करती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन बी बात करें, मोह रेखा दुर्बलता मंडल को मेंटल को पृथक करती हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी की बात करें, मेंटल एक मुलायम परत है, ये भी करेक्ट है। दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है, क्योंकि मेंटल और दुर्बलता एक परत का ही नाम है, इसलिए दोनों मुलायम है। तो इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सही थे। इसलिए आरपीएससी द्वारा इसको फिर जब रिट लगी तो इसको स्टार देना पड़ा, बोनस अंक देने पड़े, इसलिए यहाँ पे इसको हम स्टार से इसको दर्शा रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है। जब न्यूनतम गहराई पर यदि हम कहें जो मैग्मा है उसका गुंबदाकार जो जमाव गुंबदाकार आकृति में जब उसका जमाव हो जाता है तो उसको किस आकृति के नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी के अंदर। ऑप्शन ए स्कंद, ऑप्शन बी लैपोलिथ, ऑप्शन सी बैथोलिथ या डी लैकोलिथ। तो दोस्तों, न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का जो गुंबदाकार जमाव होता है उसको लैकोलिथ के नाम से जाना जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। नदी घाटी के गहरा होने में सहायक का है। नदी घाटी के गहरा होने में हमें बताना कि कौन से तत्व सहायकता प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी अपघर्षण है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है अपकर्षण। ऑप्शन बी सन्निघर्षण,
ऑप्शन सी जलीय दाब या डी गतिक्षेदन। यदि हम बात करें नदी घाटी यदि वो गहरा होती हैं तो उसमें अपघर्षण का योगदान रहता है, जलीय दबाव के कारण भी और गतिक्षेदन के कारण ही नदी का घाटी हैं जो गहरी होती हैं। इसलिए इसमें जो जलीय दाब और गतिक्षेदन और अपघर्षण ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। सन्निकर्षण का इसका कोई इसमें योगदान नहीं रहता, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन सन्निकर्षण है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा ए, सी और डी, तीनों सही हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल, जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो विक्षेपण बल क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है या ऑप्शन डी अस्थिर रहता है। दोस्तों जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो विक्षेपण बल है वो घटता है, सॉरी बढ़ता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। ऊंचाई व स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य बंद जिसमें मध्य फ्री बंद जिसने परिकल्पित किया, तो इसमें हमें बताना है ऑप्शन ए एरी, ऑप्शन बी हॉम्स, ऑप्शन सी एरी हॉम्स दोनों या डी प्राट। स्थलाकृतिक स्तंभों के मध्य जो ऊंचाई को प्रकलित ऊंचाई के रूप में प्रकलित करने वाले या संबंध बताने वाले कौन थे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्राट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर लगभग ज्योग्राफी परीक्षा में पूछा जाता है। टेरेन होते हैं, हमें बताना कि यह टेरेन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए मेंटल संवहनिक तथा प्लेट विवर्तनिक प्रभाव से गतिमान पट्टी परपट्टी खंड, या ऑप्शन अभिसारी प्लेटें, या ऑप्शन सी अपसारी प्लेटें, या डी पार्वती प्लेटें। तो यदि बात करें टेरेन मेंटल संवहनिक और प्लेट विवर्तनिक प्रभाव से एक परपट्टी खंड है जिसको टेरेन के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भूकंप के छायाचित्र में हम कौन सी तरंगों को देख सकते हैं? जो भूकंप का जो छायाचित्र को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं उसको कौन सी तरंगों में देख सकते हैं? ऑप्शन ए एस तरंगे, ऑप्शन बी पी तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों जब भूकंप का छायाचित्र हम तरंगों को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई भी तरंग वहाँ पे दिखाई नहीं देती, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। ज्वालामुखी द्वारा सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी स्थलाकृति कौन सी होती है। ऑप्शन ए बैथोलिथ, ऑप्शन बी लैकोलिथ, ऑप्शन सी लैकोलिथ, या डी फैकोलिथ। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो आकृति का निर्माण होता है वो होती है बैथोलिथ, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा बैथोलिथ। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सागरीय स्थल विस्तार सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, या डी 1965। यहाँ देखिए कई बुकों में 1960 दिया है, कईयों में 61, 62 या 65, इसलिए आरपीएससी को जब रिट लगी तो इसको भी बोनस मानना पड़ा, तो इसको स्टार से प्रदर्शित किया गया। तो लेकिन यदि हम एक आधारिक देखें तो 1962 ही लगभग सही आंसर होना चाहिए इसका, तो लेकिन यहाँ पे आरपीएससी ने इसको बोनस अंक दिया था। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्लेट इंडियन व फिलिपियन प्लेट के बीच में स्थित है? ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। दो छोटी प्लेटों के मध्य में के बीच में कौन सी, दो बड़ी प्लेटों के मध्य में बताना कौन सी बीच में छोटी प्लेट स्थित है। ऑप्शन ए कोकास, ऑप्शन बी फ्यूजी, ऑप्शन सी कैरोलिना, या डी नजका। एक तरफ इंडियन प्लेट है, दूसरी तरफ फिलिपियन प्लेट के बीच में एक छोटी प्लेट जो कैरोलिन प्लेट स्थित है, तो हमारा सही ऑप्शन स्थित होगा कैरोलिन। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भूकंप का अभिकेंद्र स्थित है। ऑप्शन ए उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर, ऑप्शन बी उद्गम केंद्र के 45 डिग्री पर, ऑप्शन सी उद्गम केंद्र के मध्य में, या डी उद्गम के समांतर। तो दोस्तों भूकंप का जो अभिकेंद्र स्थित है वो है उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर ये स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? हमें बताना है कि जो भूकंप के प्रकार भूकंप से रिलेटेड ये प्रश्न है उनमें कौन सा एक उसका प्रकार नहीं। ऑप्शन ए ज्वालामुखीय जन्य भूकंप, ऑप्शन बी विवर्तनिक भूकंप, ऑप्शन सी नियात, या डी मिश्रित भूकंप। दोस्तों आप जानते हैं ज्वालामुखी से भूकंप उत्पन्न होता है उसको ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। विवर्तनिक घटनाओं से भूकंप विवर्तनिक और नियात भूकंप का ये एक प्रकार होता है।
तो यहाँ पे मिश्रित भूकंप कोई भूकंप नहीं होता, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा मिश्रित भूकंप। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। एल्बिडो से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। एल्बिडो होता क्या है? ऑप्शन ए ऊष्मा को सोखने की क्षमता, ऑप्शन बी सूर्य की किरणों के मार्ग को परिवर्तित करने की क्षमता, ऑप्शन सी धरातल के सौर की किरणों को प्रतित की मात्रा, ऑप्शन डी धरातल से वायु में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा। दोस्तों यदि हम बात करें एल्बिडो को परावर्तन भी कहा जाता है हिंदी में, तो सही ऑप्शन है धरातल की सौर किरणों की प्रतित मात्रा। जैसे सूर्य तब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में आने से पूर्व उसका 100 इकाई में से जो प्रकाश होता है वो 35 इकाइयाँ उसकी बिना वायुमंडल में आए ही 100 में से 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष में वापस लौट जाती हैं, जिसको एल्बिडो कहा जा सकता है। साधारण भाषा में कहा, वह प्रकाश, वह सूर्य तप जो बिना वायुमंडल में पहुंचे 35% वापस चला जाता है, उसको एल्बिडो कहा जाता है। जिसमें 27 बादल करते हैं, कुछ हिम के रूप में और कुछ अन्य पदार्थों के रूप में उसको एल्बिडो के रूप में वापस अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है। तो इस स्थिति को एल्बिडो कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। धरातल की सौर किरणों की जो परिवर्तित मात्रा होती है वो उसको एल्बिडो कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में ज्वार भाटा की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई है। जो हम जानते हैं कि ज्वार भाटा, जैसे समुद्र का जल एक बार ऊपर उठता है, एक बार नीचे उठता है। जब ऊपर उठता है उस प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं, जब नीचे चला जाता है उसको भाटा कहा जाता है। हमें बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है सबसे कहाँ पे अंकित की गई थी। ऑप्शन ए मैक्सिको खाड़ी, ऑप्शन बी फंडी की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, या ऑप्शन डी उत्तरी सागर में। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वार भाटा की ऊंचाई है फंडी की खाड़ी में इसको ऊंचाई को अंकित किया गया है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा फंडी की खाड़ी। ये थे 22/7/2016 की जो आरपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम जो फर्स्ट ग्रेड करवाया गया था ज्योग्राफी का, उसमें जो जलवायु और भूगर्भिक विज्ञान से भूगोल से जो विषय में प्रश्न पूछे गए उन पर विस्तार से चर्चा। और आप इस क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सुखदेव सर ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक प्रश्न पत्र के साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सोल्यूशन करेंगे और आगे प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और थैंक यू। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।